नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और स्वागत है आपका सनमार्ग लाइव 7 पर इस खास कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम का नाम है खास मुलाकात और इस मुलाकात में हमारे साथ हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनमार्ग लाइव 7 पर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। पहला सवाल उससे जुड़ा हुआ, कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार के लोगों को टीका लगाने की बात हुई थी, ये मैनिफेस्टो में भी था आपका। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, जहाँ तक वैश्विक महामारी में आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत ने जो चमत्कार किया, भारत ने जो अच्छे काम किए, अच्छे अभिनव प्रयोग किए, हमने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जहां हमने लोगों को बहुत उनकी सुरक्षा करने का हर संभव प्रयास किया है, जागरण करने का काम किया है और पूरी तरह से देश की जनता को लगातार जगा रहे हैं कि कोरोना अभी भी बीमारी भागा नहीं है, थोड़ी ढिलाई, जब तक दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। और यह बात हम लगातार कर रहे हैं कि मास्क पहनो, गमछा ओढ़ो, हाथ धो, दूरी बना के रखो। प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में हम एक तरफ जागरूक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो सवाल आपका आया है, कब तक कोरोना वैक्सीन कब तक लाएंगे, तो बहुत जल्द ही मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे दर्जनों कंपनियां हैं और दर्जनों ऐसे हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट हैं जो इस काम को अंजाम देने में लगे हैं। कई प्रयोगशालाओं में मानव प्रयोग अंतिम चरण में है। 3 कंपनियां सबसे पहले आगे बढ़ कर के काम कर रही है भारत के अंदर। और मुझे चाहे भारत बायोटेक हो या सीरम, इस प्रकार की जो भी कंपनियां, अब तीसरा जो प्रयोग अंतिम प्रयोग के रूप में पटना एम्स में भी इस प्रकार के कई 12 संस्थानों में वो चल रहा है। इतना आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सुलभ और सस्ता ये विश्व में भारत का होगा। और निश्चित रूप से भारत का जो ये कोरोना को से लड़ने के लिए जो कोविड-19 का जो वैक्सीन तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की जो बहुत अग्रिम सोच थी और वैज्ञानिकों ने जो इस काम को अनूठा प्रयोग करके जो एक मूर्त रूप देने का प्रयास चल रहा है, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द, चंद महीनों में हमारा ये कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए फेज वाइज शुरू हो जाएगा। एक आपके मैनिफेस्टो में इस बात की घोषणा हुई थी चुनाव से पहले, जब बिहार में बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई थी पटना, कहा था उसमें मैनिफेस्टो में ये था कि बिहार में लोगों को, तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा। इसके लिए क्या, किस तरह की तैयारी हो रही है और कैसे किन पहले फेज में कितने वैक्सीन आ रहे हैं और इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, पूरी तरह से आपने ठीक कहा, जो चुनाव के पहले उस संकल्प पत्र जारी हो रहा था, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद था जी। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह से, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से भी बातचीत शुरू किया है और हम लगातार राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके, और जो संकल्प पत्र में हमारा है, हम बिहार वासियों को कहना चाहते हैं कि जहाँ हम संपूर्ण देशवासियों के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है, हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके, विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन कैसे सुलभ हो, क्या उसकी व्यवस्था हो सकती है, देशवासियों को इसकी जानकारी दिया है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी वैक्सीन की यात्रा करके उनके मनोवैज्ञानिक रूप से भी और हर तरह से उनको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा समूह, सभी साइंटिस्ट जो हमारे इस काम में लगे हैं, उनको उत्साहवर्धन किया है। और जहाँ तक चंद महीनों में हमने ये तैयारी किया है कि जहाँ भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राज्य सरकार, मैं कल भी बिहार के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था, तो राज्य सरकारें जगह जगह तैयारी लगी हुई है। वैक्सीन का कहाँ उनके स्टोरेज होंगे, क्या मशीनें ज़रूरत होगी, किस प्रकार को, ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो, उसके लिए कितने टेम्परेचर पर कब रखा जाएगा, ये सारे संयंत्र बिहार सरकार ने भी भेजा और राज्य सरकारों का आ रहा है। इस महीने तक लगभग सभी का ये वैक्सीन के बारे में जो भी चाहिए उनको स्टोरेज करने के लिए, भंडारण के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए पहला राउंड हम लोग ये बातचीत शुरू कर रहे हैं। जिला स्तर पर उसकी तैयारी भी हो रही है और उसका रिपोर्ट अंतिम दिसंबर तक, जनवरी के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार को सभी राज्यों से प्राप्त हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए कि हम लोगों ने उसके लिए टास्क फोर्स बनाया है
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वयं वो उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। और निश्चित रूप से हम उस टास्क फोर्स के माध्यम से सबको सस्ता और सुलभ, और बिहार में जो हमने कहा कि मुफ्त देंगे संकल्प पत्र में, तो निश्चित रूप में बिहार सरकार के साथ भी इसकी वार्ता हो रही है। और हम सबसे पहले कोविड वॉरियर्स है, जो हमारे चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, ऐसे लोग जो हमारी आशा, ऐसे भूमिका निभाई, जो जिनकी भूमिका रही है, जिन्होंने हमारी रक्षा करने में अहम भूमिका अदा किया है कोविड से लड़ने में, तो पहले ऐसे लोगों को, साथ साथ जो फ्रंट वर्कर्स हैं, चाहे वो सेना के जवान हो, सिपाही हो, आरक्षी हो, तो फ्रंट लाइन वाले को भी हम प्रायोरिटी देंगे। और फिर उम्र दराज लोग जो 60 से ऊपर के लोग हैं, उसका क्राइटेरिया तय किया गया। 50 साल के नीचे वाले का जो कोई बीमार हैं, किसी प्रकार के शिकार है, तो ऐसे लोगों की क्राइटेरिया तय है। और उसके लिए सभी जगहों पर देश भर में बूथ, जैसे इलेक्शन का बूथ होता है, उस तरह से बूथों की रचना होगा। और हर एक बूथ पर फिलहाल पहले फेज में हम लोग 100 लोगों को एक बूथ पर देने की बात सोच रहे हैं। उस पर आगे और भी पहल किया जाएगा और उसको बढ़ोतरी और जो भी है हम लोग आगे करते जाएगा। सर एक सवाल स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। आप बिहार के भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, यहाँ भी संभाल चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र में इस वक्त आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं लोगों की। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम छुपा नहीं है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। कहीं डॉक्टर की कमी, कहीं पे सिस्टम, अस्पताल में सिस्टम बदहाल है। इसको ठीक करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई रोड मैप तैयार किया? नहीं, बहुत अच्छा वेद प्रकाश जी आपने सवाल रखा है। पूरे हिंदुस्तान में आपकी जानकारी के लिए ये सही है कि आज 10 लाख के लगभग हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी लाखों की संख्या में है, किंतु आज भी हमें उसकी कमी जगह जगह दिखाई पड़ रही है। हमारे जो चिकित्सक हैं राज्य के अंदर या देश में जो भी, तो उसमें कैसे बढ़ोतरी हो। आपने देखा कि 2014 में जब हमारी एनडीए की सरकार बनी तो बराबर प्रधानमंत्री जी की इस पर चिंता रही और हमने मेडिकल कॉलेज बढ़ाने का काम किया। 3 साल में 157 मेडिकल कॉलेज देश को दिया है। पिछले दिनों 75 मेडिकल कॉलेज हम लोग दिया। बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने स्वीकृत किया है। आपकी जान का 5 पहले फेज में, 3 इस बार। और बिहार सरकार जहाँ पहले 5-6 मेडिकल 6 मेडिकल कॉलेज था, हमने पटना एम्स पहले 22 एम्स हमने दिया है पूरे देशवासियों को, जिसमें बिहार को 2 एम्स अटल जी की देन थी, पटना एम्स, और फिर दूसरा एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उसकी स्वीकृति पहले कैबिनेट में हो गई थी। आज मैंने उसकी कल समीक्षा भी किया है और एम्स के लिए जल्दी हम उस पर उसकी समीक्षा बैठक वहाँ करने जा रहे हैं दरभंगा में, और पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जल्दी उसका शुभारंभ भी होगा। PMSSY जो योजना हमारी है, देश में 75 मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना, तो हम अगले आने वाले 1 साल से 3 साल के अंदर 1 लाख डॉक्टर हम कैसे तैयार कर लें। तो हमने सारे सिस्टम, आपने देखा कि पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको भंग किया और पूरी तरह से मेडिकल कमीशन बनाया है और उसके तर्ज पर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। चिकित्सकों की फौज तैयार हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ, और उनके भी जो कुछ उनके लिए कानून का और कुछ रूप और बने, और वह भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में रखा था, अभी वो पास नहीं हो पाया एलाइड स्टाफ के लिए, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो हम सब लोगों ने उसकी तैयारी किया है और पूरी तरह से चिकित्सा कर्मियों की कमी ना हो देश में और राज्यों में, उसकी व्यवस्था पूरी तरह हो रही है। आने वाले 2023-24 तक आपको मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या में, बिहार ही नहीं पूरे देश में उसकी संख्या बिहार से लेकर के देश में सभी जगह बढ़ोतरी होगी। चलिए ठीक है, ये अश्विनी जी हमारे साथ हैं अभी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा और ब्रेक से जब लौटते हैं तो कुछ और सवाल हैं, वो अश्विनी जी से उनका जवाब लेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अश्विनी चौबे जी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। अश्विनी जी, ब्रेक के बाद पहला सवाल किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ। दिल्ली जाम है, देश भर में आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं। देखिए, हम सब लोगों ने पिछले दिनों किसान विधेयक का पार्लियामेंट में लाया, दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इसको स्वीकार भी किया, और जो किसानों के पहले कमेटी बनी थी, ये जो तीनों विधेयक हमारे हैं, ये पहली बार आज़ादी के 70 सालों के बाद
किसानों के हित का ये विधेयक है, कानून जो रूप ले लिया है। और हमने किसानों के लिए जो कानून बनाया है, उनकी आय कैसे दुगुनी हो, उनका जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो उपभोक्ता के नाते जो उनका फसल है, वो कैसे लाभकारी दाम उनको मिले। और उसके लिए हम लोगों ने पहली बार, आपने देखा 2014 में हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आय को दुगुनी करने के लिए हम लोग चिंतित हैं। 2022 तक उनके हर फसल की आय दुगुनी कैसे हो, इसको फिर उनके लागत से 1.5 गुना उनको कीमत कैसे मिले, यह भी हम कर रहे हैं। हमने MSP प्राइस, अब वो बरगला रहे हैं कि MSP प्राइस बंद हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे। अरे हमारी सरकार ने ही 2014 में हमने लाया था, मोदी जी ने लाया था, तो हम उसको बंद करने की सब बात कहाँ है। और MSP आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा, इसमें कहीं दो मत। नीतीश जी तो कहते हैं कि 2006 में ही बिचौलियों को खत्म करने के लिए बिहार में कृषि नीति में बदलाव किया गया था, यहाँ पर कानून लाया गया था और केंद्र जिसको फॉलो कर रही है। नहीं, देखिए, आखिर देश के अंदर सभी जगहों के प्रयोग को हम लोग जहाँ अच्छे काम होते हैं उसकी सराहना करते हैं जी। अगर बिहार ने कोई अच्छा काम किया है तो इसमें कहाँ दो मत है। तो केंद्र सरकार ने सब प्रकार से इन बिचौलियों को हम कैसे दूर भगाएं, इसके लिए एक नीति बना करके और विधेयक पास किया। अब कोई भी किसान कहीं भी, किसी भी मंडी हो या बाजार हो, या कहीं भी बड़ा बाजार हो, छोटा बाजार हो, वो अपने दाम को, अपने फसल को अच्छे कीमत पर बेच सकता है, जहां उनको जितना अच्छा कीमत मिलेगा। तो फिर इसमें कहाँ को दो मत है। अब उसके लिए जो विधेयक कानून बन चुका है, इसमें कुछ लोग, हमारे कुछ किसान भाई दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं, मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, बचपन भी खेत में भी सोता था, खलिहान में भी पिताजी के साथ सोता था और वहाँ पर लोहड़ा लोड़ने का भी काम किया हूँ बचपन में। उससे अपने स्कूल का खर्च भी, कुछ हमें एक पुस्तक का भी खर्च निकल जाता था। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे दर्द है। मैं आज भी कह सकता हूँ कि अपने खेती के बारे में भले कहीं रहता हूँ लेकिन चिंता ज़रूर करता हूँ। तो एक किसान को जिसकी चिंता है, इसमें किसानों का कहीं कोई, अगर ये बिल जो है, विधेयक जो है, ये किसानों के भलाई के लिए, किसानों के हित के लिए। क्या इसीलिए बीजेपी जो किसान चौपाल और सम्मेलन के जरिए बिहार में सभी तमाम निश्चित रूप से जगह जा रहे हैं, किसानों को इसका क्या लगता है कोई फायदा होगा? जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, देखिए दिल्ली बॉर्डर पर धीरे-धीरे और बढ़ता जा रहा है। कुछ किसान बड़े हैं, हमारी वार्ता चल रही है। हम लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर लोगों को संदेश दे रहे हैं, कहीं कोई दिग्भ्रमित होने की बात नहीं है। मिल बैठ करके जो भी आपका समस्या है, अब कुछ समस्याएं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें न्यायिक दंडाधिकारी जो है वो हमें न्यायालय में इसका जगह चाहिए, तो न्यायालय में महंगा होगा। सबसे नीचे स्तर पर SDM होते हैं। हमने तैयार व्यवस्था किया है कि कोई भी विवाद होता है तो SDM उसको सलटाएंगे और उसके लिए समय भी निर्धारित किया है। कहीं भी किसानों के साथ कोई भी गलत करेगा तो उसको हम दंडित करेंगे। तो आखिर क्यों किसान सड़क पर? मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का कहीं न कहीं शिकार हमारे किसान भाई ना हो, हम उससे आगाह करना चाहते हैं। वो तो बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स भी अब लगा रहे हैं कि उनको रिहा करो, और जिसको बीजेपी तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है, शर्जिल इमाम के तस्वीर और ये सब देखिए सामने आ रहे हैं। ये किस प्रकार अपने मुद्दे से भटक कर, ये अपने मुद्दे से कैसे भटक करके लोग भटकाना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं किसान का भला हो। कांग्रेस ने 70 साल में कभी देश को क्या दिया? किसानों को ठगने का काम किया। किसानों की जो किसान हत्याएं बढ़ती रही उनके ज़माने में। और आज अगर हम सरकार, हमारी सरकार किसानों के खाद हो, बीज हो, हर प्रकार के फसल को कैसे दाम मिले, हमने बिजली के लिए, किसानों के लिए अलग बिजली फीडर, अलग फीडर, सिंचाई के लिए यह भी देने का काम करते जा रहे हैं। लेकिन वार्ता के लिए फिर भी मुझे लगता है किसान की वार्ता हुई है, आगे भी वार्ता के लिए हम लोग तैयार हैं। जब चाहें, जिस समय, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक हमारी बात है कि वो लोग, जो लोग मैंने कहा ना कि ये बिचौलिएपन को हम दूर कर रहे हैं, तो इससे तो किसान का लाभ होगा। लेकिन जो लोग इस प्रकार के चीज़ों को आहत करने का काम कर रहे हैं, हमने इसके लिए जो नए कृषि सुधार कानून लाए, वो देश के लिए बहुत ही नेक चीज़ है। और मुझे लग रहा है कि देश में जो कोल्ड स्टोरेज है, आप सब जानते हैं, चाहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसको निवेश बढ़ेगा उससे, और साथ साथ किसान का पर्याप्त भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। यह भी हम लोग कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा कि राजनीतिक एजेंडे जो उसके तहत जो फैसले लिए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो दुष्प्रचार फैलाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में,
जबकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं उनके ऊपर देश का विश्वास है और पूरा देश का किसान इसमें अधिकांश किसान सहमत है। कुछ किसानों को जिस प्रकार से ये झुटलाया जा रहा है, ऐसे विघटनकारी और अराजकतावादी तत्व देश के अंदर मुखौटा बनकर के किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे शायद हैं यही और वजह ये है कि वातावरण फैला रहे हैं। चौपाल के जरिए और किसानों तक अपनी बात निश्चित रूप पहुंचाने में की कोशिश किसानों हो रही को अपनी बात जाए, हम चौपाल भी लगाएंगे, हम बड़ा मेगा एजेंडा हम तय करके किसानों के दरवाजे पर हम जाते रहे और किसान के प्रति विश्वास है। इसलिए कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, जिस प्रकार से वामपंथी दल हिंसा पर भी उग्र होकर के, उतारू होकर के और इसको हिंसक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि कांग्रेस ने और अन्य दलों ने आपका शोषण किया है, हम आपके संरक्षक हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आपका संरक्षण और आपके किसानों के प्रति दर्द होने के नाते किसान का उचित कीमत और उनको 1.5 गुनी लागत से कीमत मिले, आय दुगुनी हो 2022 तक, ये फैसला बिचौलिए दूर हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर बातचीत नहीं की गई, कृषि बिल पर चर्चा नहीं हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात, और उसको पास करा दिया गया। मुझे लग रहा है कि उनकी वो ये गलत बोल रहे हैं। भाई जब पार्लियामेंट था, विपक्ष राहुल गांधी जी ये बार बार झुटला रहे हैं मामले को, कभी उन्होंने इस विधेयक पर क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं उन्होंने भाषण अपना सुझाव दिया, क्यों नहीं इस पर विचार किया? उनको तो पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो गलत रूप से अपने को लोगों को बरगलाने में लगे हैं। इसलिए ये बात नहीं है, कहते हैं ना कि रोने का मन तो आंख में गड़ा खुट्टी, बैठक नहीं किया। कितनी बैठकें समितियों की, उप समितियों की कृषि की होती रही है। पहले जो उनके ही मित्र शरद पवार जी मंत्री रहे थे, उन्होंने जो कृषि मंत्री के रूप में जो बात उन्होंने कहा है उन सबको हम लोगों ने लागू किया है। जो कमेटी के द्वारा तय हुआ है, पार्लियामेंट की कमेटी, हाँ उसमें सभी दल के लोग थे, क्यों बताइए थे कि नहीं थे? तो हमने उन सभी चीज़ों को अपनाया। इसलिए जिस प्रकार से मुझे लगता है कि उनके किसानों के कल्याण के बारे में जो गंभीरता से उन्होंने कभी कांग्रेस के लोगों ने या अन्य लोगों ने लिया नहीं और अभी किसानों को बरगलाने में लगे हैं। इसलिए उन तभी तत्वों से किसान भाई सावधान रहें और मैं आग्रह कर पूर्वक किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मिल बैठ करके ही इसका निदान निकाल सकते हैं। अगर कोई मन में आपको शंका है तो शंका समाधान करने के लिए हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे अन्य मंत्रीगण उसके लिए तैयार हैं। आप आइए, मिल बैठ के इसका निर्णय करिए और आपके हित में जो बात आप कहेंगे बीच का रास्ता निकल करके हम जो आपके अहित होगा उसको हम किसी भी हालत में नहीं मानेंगे और आप पर किसी प्रकार का कोई अहितकारी काम ना हो। संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है अमित शाह जी की तरफ से भी और कृषि मंत्री तोमर जी की तरफ से भी, लेकिन किसान तैयार नहीं है सुनने के लिए। उनका कहना है कि बिल को रद्द किया जाए। बहरहाल इस पर बातचीत जारी रहेगी, अश्विनी चौबे जी के साथ बातचीत जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें और लेना पड़ेगा यहाँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खास मुलाकात में हमारे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। एक सवाल अब बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अपराध बेलगाम। एक तरफ हाई लेवल मीटिंग होती है लॉ एंड ऑर्डर पर, सीएम करते हैं, उधर अपराधी 7 करोड़ का सोना दिन दहाड़े लूट के चले जाते हैं। हर दिन हत्या की 2-4 खबरें आ रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं। तो इस चुनाव के बाद जो ये सरकार बनी है, अपराध नियंत्रण से बाहर जा चुका है। देखिए, कुछ विपक्षी चुनाव के पहले भी हथकंडे अपनाए थे और चुनाव के बाद इक्का दुक्का जो भी घटनाएं घट रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी पूरी तरह से, हमारी बिहार की सरकार और सचेत है, जागरूक है। हमारे तमाम छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक और ऊपर से लगाम लगाने की तैयारी ऐसे लोगों पर, खास करके जो गुंडे तत्व हैं, जो अपराधी हैं, जो लूट मचा रहे हैं। लूट की छूट किसी को नहीं, चाहे वो किसी तरह का लूट, चाहे जनता का लूट हो या सरकारी लूट, कोई लूट की छूट इस देश के अंदर और इस राज्य में किसी की नहीं। और मुझे लगता है कि अपराध पर हमने, हमारी एनडीए की सरकार जब 2005 में थी, हमने उसमें भी नियंत्रित किया था। आज भी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक का भी गठन पहले किया है और हमने सज़ा भी दिया अपराधियों को। उससे कम समय में हम सज़ा भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी हत्या, अपराध, गुंडों की राजनीति करने में लगे हुए हैं, ऐसे तत्वों को हम चुनौती के साथ चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अब हथियार छोड़ के कलम की बात करें, विकास की बात करें,
बिहार विकास की ओर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के साथ साथ बिहार का विकास चाहते रहे और बिहार के लिए असली नरेंद्र बिहारी भी हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के प्रति उनका इतना ध्यान है। तो आप सभी लोग जो लोग इस बात को जानते हैं, इसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है ना। आप चुनौती देकर और विपक्षी दलों की साजिश का हवाला देकर इनसे पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता, क्योंकि अपराध तो निश्चित तौर पे इस वक्त जो स्थिति है बिहार की, डर एक बार फिर से वो जंगल राज का जो डर था जिसको हाई कोर्ट ने संज्ञा दी थी, फिर से वो लौटता हुआ। देखिए, हम किसी तरह किसी भी कीमत पर जंगल राज को आने नहीं देंगे। ये बात तो विश्वासपूर्वक बिहार की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी बिहार की सरकार, हमारी भाजपा एनडीए की सरकार, हम अपराध को कभी पल्ले फुलने ना दें। उसके लिए जितनी प्रकार की तैयारियां हमारे प्रशासन शासन के लोग कर रहे हैं और छोटे स्तर पर भी उनको इसको पूरे ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे एसपी हो, चाहे थाने के थानेदार हो। निश्चित रूप से अपराधियों पर और ऐसे लोगों पर अंकुश लग रही है। आगे और भी बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी हो करके और हम उसको निपटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये गुंडागर्दी भी समाप्त होगा, अपराध भी रुकेंगे और कहीं न कहीं उस पर लगाम लगाने की तैयारी बिहार सरकार पूरी तरह से प्रयास में लगी हुई है। चलिए ठीक है, अब मंत्रिमंडल विस्तार पे बात करते हैं। पेज फंसता हुआ दिख रहा है। जेडीयू आधे सीट की अब बात हो रही है। एलजेपी को एक वजह बता रहे हैं कि एलजेपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें आधे सीट की बातें सामने आ रही है। देखिए, कहीं कोई बात की सामने न आपको मालूम है न हमको मालूम है। सही बात तो ये है कि जो एजेंडा हमारा है, चुनाव के पहले जो एजेंडा था, उस एजेंडे के अनुसार हमने सरकार बना लिया और निश्चित रूप में हमारी सरकार जब बनी है तो हम अपने ढंग से मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री हों, यहाँ के पार्टी के दोनों दल के नेता हों, मिल बैठ करके उनसे लगातार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग विचार कर रहे हैं और जब समय आएगा तो आप देखिएगा चुटकी मारते ही हमारा सब काम सफल हुआ है, आगे भी हम सफल होंगे। कहीं कोई प्रकार का आपस के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। स्वहर्ष ठीक है, बिल्कुल सही है, स्वीकार किया है लोगों ने, करेंगे। एलजेपी को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्यों नहीं क्लियर है? भाई देखिए, हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है। एलजेपी हमारे बिहार में चुनाव में पार्टनर नहीं थे और मैं बराबर व्यक्तिगत रूप से मैं कहते रहा हूँ और मैं उसका बराबर पक्षधर भी रहा हूँ कि शायद आज अगर हम लोग लोकसभा के तरह चुनाव लड़े रहते तो आज बिहार के अंदर दूसरी फिजा हो जाती, हम 3/4 बहुमत से भी जाते, आगे जाते। इसलिए जो कुछ भी हुआ, जो भी भूल हुई, उस भूल को सुधारने की ज़रूरत है। जो गलतियां किया है उनको, गलती को बार बार ना हो, इसको सुधारने की ज़रूरत है, चाहे जिन्होंने भी गलती किया। और मुझे लग रहा है कि अब हमारे जो पार्टनर हैं केंद्र में, ये नेतृत्व हमारे केंद्रीय नेतृत्व सब चीज़ों का आकलन कर रहे हैं और वहाँ हमारे एनडीए के वो पार्टनर अभी तक वो हैं, इसमें भी कहीं दो मत नहीं। राज्य के चुनाव में हमारे पार्टनर नहीं थे इस बार, दुर्भाग्य से, तो इसमें कहाँ दो मत है। हमने कोई छिपा के कोई एजेंडा नहीं रखा, हमने उस समय भी विरोध किया। आपने देखा कि हमारे कई कार्यकर्ता, उसके कारण हमको भी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि केवल जदयू को नुकसान हुआ है, लेकिन जदयू को ज्यादा हुआ, भाजपा को भी हुआ। और भी हुआ है, अब ये तो छोड़ दीजिए, कई बार तो ये भी होता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। अब कई घटक दल के कई लोग किससे किनका फायदा हुआ ये सब जानते हैं और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें पूरी एनडीए हमारी जो थी सशक्त रूप से चुनाव लड़े। हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा हमने छवि दिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अथक परिश्रम इस चुनाव को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे और हम सफलता हासिल। मिनिमम प्रोग्राम अभी तक आप लोग का, चूंकि सभी सारे प्रोग्राम हमारे पहले से तय हैं और वो कहीं कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय है, हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। हमारे एजेंडा पहले से तैयार हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं, बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लग रहा है कि सारे काम अच्छे ढंग से चलेंगे, अच्छे ढंग से हो रहे हैं और आगे भी और कैसे अच्छे हों हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब एक आखिरी सवाल अब आपसे करेंगे इस सवाल पर। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर लगातार वहाँ पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, हत्या भी हो रही हैं, अपराध बेलगाम है। क्या इसे राजनीतिक अपराध का रूप आप देते हैं या फिर इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में
हत्या और हिंसा की राजनीति हो रही है, इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी पूरी देशवासियों ने ये निंदा भी किया है, अति निंदनीय है। जहाँ तक बंगाल के अंदर आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार किस प्रकार से पिछले दिनों से दर्जनों हत्याएं हमारे कार्यकर्ताओं की हुई है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का हो, और आज भी हत्याओं का जो दौर जो है वो जारी है लगातार। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से पत्थरबाजी हुआ, उन पर हमले हुए, कातिलाने हमले हुए। हमारे विजय वर्गीय जो प्रभारी हैं उन पर भी वो भी चोटिल हुए, कई लोग चोटिल हुए, घायल हुए। और इसलिए हत्या की राजनीति लोकतंत्र में और अपराधियों की राजनीति, ये गुंडा तत्वों को बढ़ावा दे करके अगर ममता जी चाहती हैं कि हम सफल हो जाएंगे, तो ये बंगाल शुरू से शांति की भी धरती रही है, बंगाल आध्यात्मिक धरती रही है, बंगाल साहित्यिक धरती रही है, बंगाल एक सांस्कृतिक चेतना जगाने वाली धरती रही है। बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे, ये देशेर माटी हमार मातृभूमि, ये देश का माटी हमारा मातृभूमि, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, कलकत्ता हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और बार बार ममता बनर्जी जी बंगाल की दुहाई इस प्रकार से देती हैं कि बंगाल हमारा है। अरे बंगाल हम सबों का है। और ममता जी ये हिंसा बंद करिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बिहार लोकतंत्र का कह सकते हैं कि वो प्रांगण बिहार वैशाली से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरे देश के हर राजनीतिक दल इस पर चिंतन करें और हत्या और अपराध और हिंसा को कतई बर्दाश्त न करें। और ममता जी अगर आप सावधान नहीं हो जाइएगा और हमारी पैनी निगाह कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तलब किया जाता है तो सेक्रेटरी और डीजीपी जाते भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, आपको मौका पर मौका दिया जा रहा है और हमारे गृह मंत्री कमजोर गृह मंत्री नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी फिर से जा रहे हैं बंगाल में और निश्चित रूप से हम बंगाल के सरकार के मुख्यमंत्री को ममता जी से कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई कमजोर नहीं बैठा है, आप छग्गा पर नहला देने वाले लोग हैं और ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं, लेकिन हमने कभी पत्थर से कभी चोटिल नहीं किया है। हम हिंसा की राजनीति पर विश्वास नहीं करते, अहिंसा ही हमारे लिए बड़ा तलवार है। हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, गांधी हो, महावीर हो, हम उस अहिंसा के पुजारी हैं। और इसलिए इस प्रकार की बात कह करके जहां जनता को आप बंगाल के अंदर जो आप इस प्रकार का काम करके, घृणित काम करके आप चाहती हैं कि हम सत्ता पर काबिज रहे, अगले बार यही पत्थर आपके स्मारक का काम करेगा। ये पत्थर श्मशान घाट में आपका स्मारक बनाने का काम करेगा, आपके दल का स्मारक बनेगा और बंगाल की खाड़ी में ये समा जाइएगा, कहीं कोई अता पता भी नहीं रहेगा। बंगाल की जनता इस बात पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से बंगाल में हम सरकार बनाने के लिए बंगाल की जनता की अपेक्षा के अनुरूप हम वहाँ सरकार देंगे, एक सुशासन की सरकार देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति, अहिंसा और सर्व विकास की सरकार बनेगी, इसमें भी कहीं दो मत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी चौधरी। समय हमारे पास इतना ही है और बहुत सारी बातों पर आपने मुखर होकर जवाब दिया और बातचीत की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अश्विनी चौबे जी थे जिनसे आज खास मुलाकात में खास बातें हुई। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और हस्ती के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।